नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथी। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके समक्ष दिसंबर माह की क्रोनोलॉजी का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में और आर्थिक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो गत माह में अपने लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते हैं अपने प्रथम बिंदु की ओर और आज के सेशन का आगाज करने जा रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्पेस एक्स के द्वारा ISS के लिए कार्गो मिशन लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स ने अपना अभी एक मिशन लॉन्च किया है, उसके बारे में जानते हैं। अमेरिका की निजी कंपनी है दोस्तों स्पेस एक्स के कार्गो ड्रैगन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 9 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये दोस्तों क्या है, जान लेते हैं। स्पेस एक्स के कार्गो ड्रैगन का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 29वां मिशन था, जिसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के पैड 29 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह कार्गो ड्रैगन अपने साथ, अब इसे कार्गो ड्रैगन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मिसाइल या रॉकेट अपने साथ सामान लेके जाए, ये आपने देखिएगा वैज्ञानिक उपकरण साथ लेके गए, तो इसके क्या नाम दे दिया, कार्गो ड्रैगन। ये सक्षम है दोस्तों 2950 किलोग्राम वजन अपने साथ लेके जाने में, और ये अपने साथ लेके गया है AWE एटमॉस्फेयर वेव्स एक्सपेरिमेंट और एल्यूमा-T जैसे कुछ उपकरण लेकर गया है। इसका अभी अमेरिका की जो निजी स्पेस एजेंसी है, जो कौन सी, स्पेस एक्स, उसने यह मिशन लॉन्च किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय लॉन्च करेगा अपने खुद का सैटेलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और उसका नाम अपने को ध्यान होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत समय का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके लिए इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उपग्रह का नाम क्या रहने वाला है, तो दोस्तों उपग्रह का नाम रहने वाला है, इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहले उपग्रह का नाम SSAMU सैटेलाइट रहने वाला है। ये अपने को ध्यान में रखना है, SSAMU सैटेलाइट, SSAMU सैटेलाइट, जरूर इसे अपनी क्रोनोलॉजी में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तारों के जीवन चक्र के अध्ययन हेतु नासा द्वारा एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की गई है। यह साउंडिंग रॉकेट है दोस्तों, ये क्या करेगी, तारों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेगी, महत्वपूर्ण तारों के बारे में अध्ययन करेगी, तारों के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेगी और ब्रह्मांड में तारों की प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेगी। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तारों के जीवन चक्र के अध्ययन के लिए एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की है, जो कब लॉन्च की, 29 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की है। और इसमें अपने लिए क्या है महत्वपूर्ण, वो अपन जान लेते हैं। मिशन, इसे क्या नाम दिया गया दोस्तों, नासा द्वारा साउंडिंग रॉकेट अपने इन्फ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। इन्फ्यूज की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्पेस एक्सपेरिमेंट। उद्देश्य दोस्तों क्या है, जिस प्रकार मैंने आपसे चर्चा की, ब्रह्मांड में नई तारा प्रणालियों के बारे में हमारी समझ को विकसित करेगा। अध्ययन दोस्तों, अध्ययन ये क्या करने वाला है, यह साउंडिंग रॉकेट सिग्नस लूप सुपरनोवा, यह एक विशाल तारे का एक टूटा हुआ टुकड़ा है, विशाल तारे का टूटा हुआ टुकड़ा है, उसका नाम क्या है, सिग्नस लूप सुपरनोवा, एक प्रकार का तारा है, का अध्ययन करेगा, जो 20,000 साल पुराने एक तारे का टुकड़ा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उल्लेखनीय है कि सिग्नस लूप तारे को वेल नेबुला भी कहा जाता है। एक विशाल तारे का अवशेष है जिसमें एक शक्तिशाली सुपरनोवा विस्फोट हुआ था और उससे यह विभाजित हो गया था। आशा करता हूँ सभी फैक्ट है जो मेरे सभी प्रिय साथियों को समझ आ रहे हैं, और जो आपके कमेंट है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके जो दिए गए कमेंट्स होते हैं वो एक नए जोश और जुनून और उत्साहवर्धन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कि दोस्तों, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।
तो इसी प्रकार इस जोश और जुनून भरने वाली लाइन को लेकर मैं आपके साथ पेश हुआ हूँ और लगातार अध्ययन करते रहे रुचिपूर्ण तरीके से, जानते अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। नॉर्थ कोरिया की पहली जासूसी रॉकेट लॉन्च। ये दोस्तों नॉर्थ कोरिया जी तो अपने ऐसे जासूसी करने में, परमाणु परीक्षण करने में आगे रहते हैं, तो ये अपना कार्य पर पूर्ण फोकस करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन नाटा ने 21 नवंबर 2023 को अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया। क्या नाम था? मोलयोंग फर्स्ट नाम था। ठीक है, और कहाँ से लॉन्च किया? चोलसान से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चोलिमा फर्स्ट रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा दोस्तों? इस प्रकार ये करेगा कि ये जो अमेरिका है और साउथ कोरिया है उस पर सैन्य कार्रवाई पर नजर रखेगा, इस पर जासूसी करेगा कि हमारे पर कोई अटैक तो नहीं करने वाला, उनकी सैन्य कार्रवाई क्या चल रही है, क्या युद्धाभ्यास चल रहे हैं, इस प्रकार की यह जानकारी रखेगा। नॉर्थ कोरिया है वो इस पहले भी 2 ट्रायल कर चुका है, लेकिन दोनों ट्रायल में नाकामयाब रहा। तीसरा ट्रायल अब किया तो उसने अपना को सक्सेसफुल बताया। पहला ट्रायल मई 2023 में हुआ, तब यह क्रैश हो गया था, सैटेलाइट फेल हो गया। दूसरा ट्रायल अगस्त 2023 में हुआ, जो तकनीकी खराबी कारण फेल हो गया। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य कार्रवाई पर नज़र रखेगा, इस प्रकार यह उत्तरी कोरिया ने अपना जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी में जानते हैं दोस्तों, यह तथ्य अपने लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय नौसेना की मिसाइल सह गोला बारूद बोर्ज LSAM-10 यार्ड 78 का जलावतरण आंध्र प्रदेश से गुटान देवी की पूर्वी गोदावरी से 20 नवंबर 2023 को किया गया है। ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रलय मिसाइल सबसे पहले आपको जानना है कि ये कैसी मिसाइल है। ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसका जो सफल परीक्षण है वो DRDO द्वारा किया गया है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो 7 नवंबर 2023 को इसका परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है दोस्तों? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह दोस्तों 500 से 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 350 से 500 किलोमीटर मार करने में सक्षम है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम अपने को ध्यान रखना है प्रलय कैसी मिसाइल है, तो सतह से सतह में मार करने वाली है। पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमिनी का जलावतरण, ये अपने को ध्यान में रखना है। भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमिनी का जलावतरण तमिलनाडु के कठपुतली में 16 नवंबर 2023 को किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया अमिनी मैसर्स JRSC द्वारा बनाया गया है। क्षमता है दोस्तों 900 टन के विस्थापन वाले 77 मीटर लंबे ASWC जहाज़ों की अधिकतम गति 25 समुद्री मील और लगभग 1800 ANM की इसकी क्षमता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरण। सूरत जो स्वदेशी मिसाइल है दोस्तों, विध्वंसक पोत है क्या, जिसका नाम क्या है? सूरत। इसका क्रेस्ट का अनावरण कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के नवीन स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के शिखर क्रेस्ट का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया। निर्माणाधीन युद्धपोत सूरत के क्रेस्ट पर सूरत के हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ में एशियाई शेर और लहरों को दर्शाया गया है। प्रोजेक्ट 15वीं विध्वंसक वर्ग के इस चौथी युद्धपोत का जलावतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 17 मार्च 2022 को किया गया था। उल्लेखनीय है कि गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अमेरिका की वायुसेना का मिन्टूमैन 3 मिसाइल का परीक्षण विफल हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी, क्योंकि विफल हो गया ऐसी चीज़ को नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं आर्थिक प्रदर्शन के बारे में। आर्थिक प्रदर्शन में क्या है दोस्तों? तो आर्थिक प्रदर्शन में अपन जानेंगे कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की जो रिपोर्ट आई है 2023 उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन चर्चा करेंगे उच्च आय धन असमानता वाले शीर्ष देशों में भारत आ गया है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। ये क्या है, UNDP ने अपनी रिपोर्ट में क्या बतलाया है, उसके बारे में अपन जानेंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने किए सेमीकंडक्टर पर MOU पर हस्ताक्षर, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भारत करेगा वर्ष 2024 में WTSA की मेज़बानी।
ये क्या है WSTS से, इसकी संपूर्ण जानकारी अपन लेंगे। CCI बना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि नेटवर्क के संचालन का सदस्य। तो अपना CCI है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि नेटवर्क का संचालन का सदस्य बन चुका है, ये भी अपन जानेंगे। आइए जानते हैं आर्थिक प्रदर्शन में पहले बिंदु को। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 क्या है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें 2022 से 23 के दौरान दूध, अंडा, मांस, ऊन के उत्पादन के आंकड़े जारी किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बात करें जियोग्राफी में कृषि टॉपिक होता है, वहाँ पर भी इस तथ्य से रिलेटेड अपने से प्रश्न पूछे जाते हैं। पशुपालन लाइव स्टॉक प्रश्न, जहाँ पे लाइव स्टॉक से अगर टॉपिक होता है पशुधन, वहीं से भी अपन से प्रश्न पुट होते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दूध उत्पादन की, तो दोस्तों 2022-23 को दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो अपने को ध्यान में रखना है वो यही है दोस्तों, वर्ष 2023 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसकी कुल दूध उत्पादन हिस्सेदारी 15.72% है। और इसके बाद अपने राजस्थान का नाम आता है, जो 14.44% के साथ क्या है? दूसरे स्थान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। बात करें अंडा उत्पादन की, तो अंडा उत्पादन में दोस्तों 138.38 बिलियन होने का अनुमान है। देश के कुल अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदान आंध्र प्रदेश का है, ये अपन सभी मेरे प्रिय साथी जानते हैं। और इसके बाद तमिलनाडु का नाम आता है, फिर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। बात करें मांस उत्पादन की, तो मांस उत्पादन दोस्तों इस बार 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर बात करें कुल मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान, तो 12.20% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का नाम आता है। बात करें दोस्तों ऊन उत्पादन की, तो वर्ष 2023 के दौरान ऊन का उत्पादन है वो 33.6 मिलियन किलोग्राम रहने वाला है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। कुल उत्पादन में 47.98% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान का प्रमुख योगदान है। राजस्थान अपना किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट बिंदु की, तो 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ है। इस वार्षिक मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश ने किया। इस वर्ष मेले की थीम है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम। क्या है वसुधैव कुटुंबकम? अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। 2 राज्यों को, बिहार और केरल को साझेदारी राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को फोक्स राज्य का दर्जा देकर इसे प्रदान किया गया है। अपन को ध्यान में रखना है। इस बार मेले का आयोजन 1,20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया, जो इस मेले के 40 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक क्षेत्र है। 14 दिन के इस मेले में 10 लाख से ज़्यादा देशी विदेशी आगंतुकों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। मेले के समापन पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार को वितरण किया गया। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए स्वर्ण पदक ओडिशा को दिया गया। रजत व कांस्य पदक क्रमशः असम और राजस्थान को दिया गया। राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वस्थ पवेलियन श्रेणी में स्वर्ण पदक पंजाब को, रजत पदक हरियाणा को और कांस्य पदक छत्तीसगढ़ को दिया गया है। बात करें इसी तरह साझेदार राज्य की, तो इसके अपन चर्चा कर चुके हैं। बिहार और केरल। और फोक्स स्टेट कौन से है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये अपने लिए है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों उच्च आय धन असमानता वाले शीर्ष देशों में भारत, ये यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। इसका शीर्ष था दोस्तों इस रिपोर्ट का कि हमारा भविष्य बनाना। एशिया और प्रशांत में मानव विकास के लिए नई दिशाएं।
जारीकर्ता कौन कर जारी करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। कब जारी की गई? तो 6 नवंबर 2023 को जारी किया गया। यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत उच्च आय और धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। इसके साथ 2015-16 में और 2019-20 के बीच बहुआयामी गरीबी रेखा से रहने वाली आबादी का हिस्सा 25% से गिरकर 15% हो गया है। अब भारतीय लोगों की आय तो क्या हो चुकी है? उच्च हो चुकी है और धन असमानता वाले शीर्ष देशों में भारत स्थापित हो चुका है। ये इसने अपनी रिपोर्ट में बतलाया है। भारत और यूरोपीय संघ ने किए सेमीकंडक्टर एमओयू पर हस्ताक्षर। ये गत माइक क्रोनोलॉजी में भी अनजाना था, उन्होंने समझौता किया था और अब भी इस सेमीकंडक्टर को लेकर एक विशेष एमओयू हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना है और इसमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने तथ्य की। भारत करेगा वर्ष 2023 में WTSA की मेजबानी। ये WTSA क्या है? विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, WTSA की मेजबानी के लिए चुना गया है। इस आशय की जानकारी के लिए केंद्र संचार एवं IIT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 में 27 अक्टूबर 2023 को दी गई है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA ITU मानकीकरण क्षेत्र का शासी सम्मेलन है जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और इस तरह के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 3 विश्व सम्मेलनों में से एक है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? ये एक सम्मेलन होता है दोस्तों, इसके सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। वर्ष 2023 में इसका आयोजन 15 से 24 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बार WSA की जो आयोजन है वो कब किया जाने वाला है? तो 15-24 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा। CCI बना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन का समूह का सदस्य है। CCI क्या है दोस्तों? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का क्या बन चुका है? सदस्य बन चुका है। जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क एक क्या है? संस्था है और उसका जो अपना CCI है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, वो इसका सदस्य बन चुका है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये एक 18 सदस्यीय समिति है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, उसका सदस्य एक भारत भी बन गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित ICN वार्षिक सम्मेलन में CCI को हिस्सा इस निकाय के प्रतिष्ठित संचालन के समूह में एक सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया है। और जो ICN है इसकी अपने CCI की जो सदस्य रहने वाली है 2 वर्ष के लिए रहने वाली है। ये अपने को ध्यान में रखना है। न्यूज़ फैक्ट क्या है दोस्तों? वर्ष 2001 में स्थापित यह निकाय विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन के लिए समर्पित है। ICN अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क 140 प्रतिस्पर्धाओं की एजेंसियां शामिल है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 2009 में स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक निकाय है। जो ICN है वो 2001 में स्थापित हुआ था और जो अपना भारतीय CCI है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वो 2009 में स्थापित हुआ था। इस प्रकार अपन जाना है आर्थिक प्रदर्शन के बारे में। न्यूज इन शॉर्ट क्या है जान लेते हैं। लगातार जोश और जुनून बनाए रखिएगा, बहुत आसानी वे से अपने और जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उन्हीं का अपन अध्ययन कर रहे हैं। संपूर्ण क्या है दोस्तों? वित्तीय संसाधनों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश के लिए जोकोटा और सिडबी के साथ मिलकर एक नई सूचकांक जारी किया गया है। उसका नाम क्या दिया गया है? संपूर्ण। ये क्या करेगा दोस्तों? सूक्ष्म एवं लघु और जो छोटे उद्योग है उनके बारे में, सभी के बारे में अपन को आंकड़े प्रदर्शित करेगा। आंकड़ों के बारे में बताएगा किससे क्या उत्पादन हो रहा है, किसकी क्या स्थिति है, सबके ऊपर। और उसका क्या नाम दिया गया सूचकांक का? उसके संपूर्ण नाम दिया गया है। AVTR ये एक प्रकार का ट्रक है दोस्तों। भारत का पहला LNG पावर्ड हॉलेस्ट ट्रक है जिसको सिकल लीलैंड द्वारा बनाया गया है और जिसका उद्घाटन कब किया गया? 6 नवंबर 2023 को इसे महानगर गैस लिमिटेड होसूर को इसे दिया गया है। यह BS6 पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत आटा। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत देते हुए भारत आटा लॉन्च किया है। अब आटा मिलेगा जिसकी ब्रांड क्या है? प्यूमा नहीं है, एडिडास नहीं है, रिबॉक नहीं है, क्या है? भारत है। अब इनके आटा थोड़ी आएंगे प्यूमा के, इनके भारत नाम से हर एक को क्या हो? भोजन मिले। तो उसी मुहिम को जारी रखते हुए
भारत आटा लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रांड के अंतर्गत गेहूं के आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन का करते हुए पथ नई दिल्ली 6 नवंबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत आटा केंद्रीय भंडार, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड और एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन के आउटलेट्स पर यह उपलब्ध होगा। और अपने से महत्वपूर्ण जो ध्यान में रखनी है, तो क्या हिसाब से मिलेगा, तो ये 27.50 प्रति किलोग्राम के हिसाब से अपने को मिलने वाला है, यानी 27 रुपये किलो अपने को यह आटा मिलेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत ने रिकॉर्ड पेटेंट क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार अपनी कोई कंपनी बनाते हैं उसके एक पेटेंट जारी कर दिया जाता है, अपने फिर कोई अपनी कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करते हैं तो अपने कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार रिकॉर्ड और पेटेंट भारत ने दिए हैं। विश्व जैसे पेटेंट है वो वर्ल्ड में जो इसका संगठन है वो कौन सी है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, विपो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 31.6 की वृद्धि हुई है। ये अपने को ध्यान में रखना है बस। हेलो नारियल, ये क्या है, हेलो नारियल विकास बोर्ड ने 13 नवंबर 2023 को हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट टीच कॉल सेंटर है दोस्तों। हेलो नारियल क्या है, कॉल सेंटर। इस कॉल सेंटर की शुरुआत की है। इसका क्या उद्देश्य है, किसानों को नारियल की कटाई और पौधे के प्रबंधन के बारे में मदद करेगा। तो हेलो नारियल क्या है, कॉल सेंटर की स्थापना की गई है जो किसानों को बताएगा नारियल की कटाई कैसे करें, नारियल के पौधों का प्रबंधन कैसे करें, कैसे उगाएं, कैसे रोपें, ये इसमें सब कुछ बताया जाएगा। तो आज के सेशन में अपन जाना है दोस्तों अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के बारे में। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ लगातार सेशन से बने रहें, सेशन का आनंद लेते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसी के साथ आज के सेशन में समापन करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।